द ड्रीम ऑफ स्वराज्य। इंट्रोडक्शन। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आजादी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जानबाज सिपाही और कोई नहीं बल्कि शूरवीर और महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, स्वराज्य हासिल करना। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के सबसे महान योद्धा होने के साथ साथ रणनीति बनाने में बेहद माहिर थे। आज भी वो महाराष्ट्र के गौरव के रूप में जाने जाते हैं। विदेशी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता पाने का संग्राम असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ शुरू हुआ था। ये मध्ययुगीन काल की कहानी है। करीब 400 साल से भी ज्यादा समय तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। बाहर से आए अत्याचारियों ने हमारे देश पर कब्जा करके हमारी आजादी हमसे छीनकर हमें अपना गुलाम बनाकर रखा था। भारत में राजशाही की प्रथा रही थी, यानी राजा के बाद उसकी आने वाली पीढ़ियां राज किया करती थी। ये उस समय की बात है जब आज की तरह प्रजातंत्र की व्यवस्था नहीं थी, जिसे हम आज डेमोक्रेसी कहते हैं। राजा जो बात बोल से वो जनता के लिए पत्थर की लकीर होती थी। राजा का दिया आदेश ही कानून था। उस जमाने में जनता तो राजा को भगवान मानकर चलती थी, पर राजा को जनता की भलाई की रति भर भी परवाह नहीं होती थी। उन्हें तो बस ऐशो आराम की जिंदगी जीने और अपना खजाना भरने से मतलब था। राजा और राज परिवार के लोगों को हर तरह की सुख सुविधाएं हासिल थी और हर राजा का एक ही मकसद होता था कि उसके पास बड़ी से बड़ी सेना हो, जिसमें दम पर वो अपने दुश्मनों को हराकर उनकी जमीन पर कब्जा करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सके। उनके अंदर सत्ता और शक्ति की ऐसी भूख थी जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। जिन राज्यों को वो अपने कब्जे में लेते थे, फिर उस राज्य के लोगों के सुख दुख से उन्हें कोई वास्ता नहीं रहता था। दरअसल दौलत के लालची इन हुक्मरानों के लिए भूखी नंगी जनता पैरों की जूती के बराबर थी। आम आदमी दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद जो कुछ कमाता, उसका ज्यादातर हिस्सा राजा के खजाने में जाता था। जी तोड़ मेहनत के बाद भी गरीब की गरीबी मिटने का नाम नहीं लेती थी और न ही उन्हें अपनी मेहनत की सही कीमत मिल पाती थी। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाले इन क्रूर शासकों के अत्याचारों से जनता का जीवन बेहाल था, जिनके लिए 3 वक्त का खाना जुटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता था। उस जमाने में हमारे देश के लोगों का जीवन सचमुच बहुत दयनीय था। खैर, तब से अब तक न जाने कितने ही विदेशी हमलावरों के अत्याचार झेलता हमारा देश आज इस मुकाम तक का पहुंचा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने देश की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान दें। पर भारत में एक जगह ऐसी भी थी जहां की जनता इन अत्याचारों से तंग आकर बगावत पर उतर आई थी, और ये जगह थी महाराष्ट्र। जनता को जल्द ही एक ऐसा बहादुर सिपाही और राजा मिलने वाला था जिसने कसम खाई थी कि वो अपने लोगों की हिफाजत करेगा और इन विदेशी ताकतों से देश को आजादी दिलाकर रहेगा। लेकिन इस बहादुर सिपाही की दास्तां सुनाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त महाराष्ट्र में किस तरह के हालत थे। 16वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में 2 बादशाहों का शासन था। अहमदनगर में निजाम शाह और बीजापुर में आदिल शाह राज किया करता था। ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। जनता के दुख दर्द से मानो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। जनता मरे या जिए उन्हें क्या, उन्हें तो अपना खजाना भरना था। द ड्रीम ऑफ स्वराज्य। इस आपसी लड़ाई में एक दूसरे पर कब्जा करने की होड़ में दोनों आए दिन एक दूसरे पर हमले किया करते थे। उस वक्त महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक शूरवीर और जाबाज सिपाही थे जो दोनों बादशाहों को लड़ाई में अपना सहयोग दिया करते थे। ये मराठा सरदार थे जिनके पास खुद की अपनी एक सेना होती थी। बादशाह को जब किसी लड़ाई के वक्त सिपाहियों की जरूरत पड़ती तो ये मराठा सरदार अपने सेना के साथ उनकी सेवा में हाजिर हो जाते थे, जिसके एवज में सुल्तान उन्हें कोई छोटी मोटी जागीर या जमीन का टुकड़ा इनाम में बख्श दिया करता। मराठा दिलेर, वफादार, ईमानदार और जुबान के पक्के माने जाते थे। एक इशारे पर जान निछावर करने वाले ये मराठा सैनिक सुल्तान के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। ऐसे शूरवीरों की धरती होने के बावजूद महाराष्ट्र गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दरअसल ये बहादुर सिपाही सल्तनत के हाथों की कठपुतली थे। इनकी आपसी रंजिश भी एक बड़ी वजह थी जो इन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थी। ये मराठा सरदार हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। अगर ये आपसी दुश्मनी भूलकर एकजुट होकर जुल्म का मुकाबला करते तो शायद महाराष्ट्र की जनता को इतने अत्याचार न सहने पड़ते। पूरे राज्य में अशांति का माहौल था। ताकतवर अपने ताकत के नशे में चूर होकर और ज्यादा ताकतवर बनने की फिराक में था। इन वजहों से आम आदमी का जीना दिन ब दिन दूभर होता जा रहा था, पर इन शूरवीरों को ये बात समझ ही नहीं आती थी कि अगर वो एक साथ मिलकर बगावत करेंगे तो शायद अपने राज्य और जनता को मुक्ति दिला सकेंगे।
ये लोग आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा सुल्तान बड़ी चालाकी से उठाता रहा। इन सिपाहियों को एक ऐसे मुखिया की जरूरत थी जो उन्हें एक साथ मिलकर एक खास मकसद के लिए लड़ना सिखाए, और ये मकसद था अपने देश और देश की जनता को इन जालिमों से आजाद कराना। और वो महान सिपाही जल्द ही ताकतवर भोसले परिवार में जन्म लेने वाला था। वेरुल के भोसले परिवार में आज तक सिर्फ वीरों ने ही जन्म लिया था। निजाम शाह के वजीर मालिक अंबर की नजर जब मालोजी राजे और उनके छोटे भाई विठोजी राजे पर पड़ी तो वो उनका कायल हो गया। उनकी दोनों भाई परम शूरवीर थे। अंबर मालिक ने सोचा कि दोनों भाई सुल्तान के बड़े काम आ सकते हैं, तो इसलिए उसने उन दोनों को पुणे और सुपे की जागीर देने का वादा करके उन्हें निजाम शाह की सेवा में पेश कर दिया। फिर जल्द ही भोसले परिवार का नाम सूबे के सबसे बड़े, ताकतवर और अमीर घरानों में गिना जाने लगा। दोनों भाइयों मिलकर जब लड़ाई के मैदान में उतरते तो निजाम के दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देते थे, जिसके एवज में खुश होकर निजाम उन्हें कीमती तोहफों से मालामाल कर देता था। फिर बदकिस्मती से मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। उनकी मौत के बाद पुणे और सुपे की जागीर उनके बड़े बेटे शाहजी राजे को मिली। उस वक्त शाहजी राजे की उम्र सिर्फ 5 साल थी, इसलिए उनके बड़े होने तक कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उनकी जागीर की सही ढंग से देखभाल कर सके। और तब मालोजी राजे के छोटे भाई विठोजी राजे ने जागीर के साथ साथ अपने बड़े भाई के दोनों बेटों शाहजी राजे और शरीफ जी राजे की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली। फिर कुछ ही सालों में विठोजी राजे ने सिंदखेड़ के लखूजीराव जाधव की बेटी जीजाबाई का हाथ अपने भतीजे शाहजी राजे के लिए मांग लिया। लखूजीराव एक बहादुर मराठा योद्धा था। सिंदखेड़ के जाधव भी भोसले परिवार की तरह ही एक ताकतवर और ऊंचा घराना माना जाता था। दोनों परिवारों के बीच अगर ये रिश्ता हो जाता तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ सकती थी। लखूजीराव ने खुशी खुशी ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। जीजाबाई आजाद ख्यालों की लड़की थी, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसने अपने माँ बाप से राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा पाई थी, और एक तरह से वो हमारे देश की आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने जा रही थी। बड़े ही धूमधाम से शाहजी राजे और जीजाबाई की शादी की गई। शाहजी राजे एक कुशल और बहादुर व्यक्ति थे, जो किसी महान राजा की तरह ही अपनी जागीर चलाया करते थे। उनके दरबार में जो भी अपनी समस्या लेकर आता, कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। पर भविष्य में क्या लिखा है, ये कौन जान सकता है। राज्य के हालात बिगड़ने वाले थे। मुगल बादशाह की आंखें दक्षिण पर थी और वो पुणे पर हमले की तैयारी कर रहा था, जो कि शाहजी राजे की जागीर का एक मुख्य गढ़ था। शाहजी राजे को हारने के लिए मुगल बादशाह और आदिल शाह ने आपस में हाथ मिला लिया था। शाहजी राजे ने अपने भाई शरीफ जी राजे के साथ मिलकर बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ मुगल सेना का मुकाबला किया। हालांकि दोनों भाइयों ने मुगलों को बुरी तरह हराया था, पर अफसोस कि शरीफ जी राजे इस लड़ाई में विरक्ति को प्राप्त हुए। पर इस युद्ध के बाद निजाम शाह शाहजी राजे की हिम्मत का लोहा मानने लगा था और उसके दरबार में शाहजी की इज्जत और भी बढ़ गई। पर निजाम का वजीर मलिक अंबर, जिसने खुद शाहजी को निजाम से मिलवाया था, वो अब शाहजी की इस इज्जत अफजाई से जल भुनकर राख हो गया था। मलिक अंबर से आपसी बैर के चलते शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह का दामन थाम लिया। फिर धीरे धीरे जब निजाम शाही की ताकत घटने लगी और निजाम शाह की मां ने शाहजी राजे से वापस राज्य में लौटने की प्रार्थना की, तो शाहजी फिर से निजाम शाही में लौट आए। पर शाहजी के इस फैसले से आदिल शाह बुरी तरह बौखला उठा। बदले की आग में झुलसते आदिल शाह ने पुणे रियासत को जलाकर राख करने का हुक्म दे दिया। शाहजी राजे अपनी पत्नी जीजाबाई को लेकर परेशान थे, जो उस वक्त गर्भवती थी और पहली बार मां बनने जा रही थी। आदिल शाह पुणे पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऐसी हालत में जीजाबाई का पुणे में रहना खतरे से खाली नहीं था। तब शाहजी राजे ने फैसला किया कि वो जीजाबाई को शिवनेरी के किले में भेज देंगे, जो कि एक सुरक्षित जगह थी। शिवनेरी का किला जीजाबाई और शाहजी राजे के होने वाले बच्चे के स्वागत में पलके बिछाए बैठा था, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 19 फरवरी 1630 के दिन जीजाबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा जो जल्द ही न केवल महाराष्ट्र का बल्कि पूरे भारत की तकदीर सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला था। पर शाहजी राजे और जीजाबाई की खुशियों को जल्द ही ग्रहण लग गया। निजाम खान का कच्चा सुल्तान था। किसी गलतफहमी में आकर उसने जीजाबाई के पिता लखूजीराव को अपने दरबार में बुलाकर कत्ल कर दिया था। शाहजी राजे गुस्से में तिलमिला उठे। उन्होंने उसी वक्त निजामशाही छोड़ दी और एक बार फिर आदिल शाह की सरपरस्ती में चले गए। आदिल शाह के दरबार में शाहजी राजे को एक बड़ा ओहदा मिला था और ये बात आदिल शाह के कुछ दरबारियों को रास नहीं आ रही थी।
लिहाजा उन लोगों ने मिलकर शाहजी के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, जिससे तंग आकर एक बार फिर से शाहजी राजे आदिल शाह का दरबार छोड़कर चले गए। इसी दौरान निजाम शाह की मौत के बाद निजामशाही का धीरे धीरे अंत हो रहा था। राज्य में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ था। राज्य की बागडोर संभालने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत थी। निजामशाही हड़पने के लिए कई लोग तैयार बैठे थे। शाहजी राजे ने सोचा कि जनता की भलाई के लिए एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, और वो भी जल्द से जल्द। शाहजी राजे ने निजाम का असली वारिस को ढूंढकर उसे गद्दी पर बिठा दिया और खुद पुणे की रियासत संभालने लगे। पुणे और सूबे रियासत पर राज्य करते हुए शाहजी राजे को अनुभव हुआ कि जनता की भलाई में ही राजा का प्रमुख कर्तव्य है, और जहां जनता सुखी और संपन्न है, वही एक खुशहाल राज्य कहा जाएगा। और तभी से शाहजी राजे के मन में स्वराज की कल्पना ने जन्म लिया। वो स्वतंत्र रूप से पुणे की रियासत संभाल रहे थे, लेकिन उनकी खुशियों को जल्दी ही ग्रहण लग गया। आदिल शाह नई निजामशाही को समर्थन दे रहा था, जिसे खुद शाहजी राजे ने अपने हाथों से जन्म दिया था। उधर मुगल बादशाह की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। जब तक आदिल शाह को शाहजी राजे का समर्थन प्राप्त था, वो चाहकर भी आदिल शाह पर हमला नहीं कर सकता था। इसी वजह से मुगल बादशाह शाहजहां ने खुद आदिल शाह को एक धमकी भरा पैगाम भेजा, जिससे डरकर बीजापुर के आदिल शाह ने मुगल बादशाह के साथ एक संधिनामे पर दस्तखत कर दिए और दोनों एक हो गए। अब दोनों मिलकर शाहजी राजे को युद्ध में हारने की योजना बनाने लगे। दोनों सेनाओं को एक साथ पछाड़ना कोई आसान बात नहीं थी। शाहजी राजे बड़ी दुविधा में फंस गए। वो इस युद्ध को टालने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि अगर लड़ाई होती तो जन धन का बड़ा नुकसान होता। मजबूरन शाहजी राजे को मुगल सल्तनत के साथ समझौता करना पड़ा और उन्होंने संधिनामे पर दस्तखत कर दिए। इन सब वजहों से शाहजी राजे को समय समय पर अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। इस दौरान उनकी पत्नी जीजाबाई और नन्हा बेटा शिवाजी एक किले से दूसरे किले में जाकर छुपकर रहना पड़ता था। शिवाजी को अपने जीवन के शुरुआती 6 सालों में बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, पर उनकी मां जीजाबाई ने उनकी शिक्षा नहीं रुकने दी। हर शाम वो छोटे शिवाजी को अपने पास बिठाकर उन्हें राम, कृष्ण, अर्जुन और भीम की कथाएं सुनाया करती थी। वो उन्हें सिखाया करती थी कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, पर जीत हमेशा अच्छाई की होती है। शिवाजी के बालमन पर इन प्रेरणादायक कहानियों का गहरा असर पड़ा। वीर मां जीजाबाई ने अपने बेटे को बचपन से ही स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर उन्हें प्रेरित किया कि वो बड़े होकर अपने देश को विदेशी अत्याचारियों से मुक्त कराकर स्वराज की नींव डाले। वो उन्हें महान संत महापुरुषों की जीवनियां सुनाया करती थी, जिससे शिवाजी के मन में बालपन से ही संतों के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। जीजाबाई और शिवाजी जब किलों में रहा करते थे तो शिवाजी वहां के स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए थे, जिन्हें मावला कहते थे, क्योंकि वो इलाका मावलस कहलाता था। नन्हे शिवाजी स्थानीय लोगों के बच्चों के साथ खेला करते थे और उनके घर भी जाया करते थे। वो उनकी झोपड़ी का रूखा सूखा भोजन भी बड़े प्रेम और चाव से खाते थे और बदले में उन बच्चों को भी अपने घर बुलाया करते थे। इस तरह शिवाजी की किले के आसपास रहने वालों के साथ गहरी मित्रता हो गई थी। शाहजी राजे ने जब मुगल बादशाह और आदिल शाह के साथ संधि पत्र पर दस्तखत किए तो दोनों ने मिलकर निजामशाही की रियासत आपस में बांट ली और शाहजी को मंगलौर यानी आज के बेंगलोर जाकर वहां की जागीर संभालने का हुक्म दिया गया। शाहजी राजे मंगलौर में पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी के साथ रहने लगे। अब उनके जीवन में थोड़ी स्थिरता आ गई थी। मंगलौर में ही शिवाजी की असली विद्या आरंभ हुई। शाहजी राजे अपने पुत्र को बहादुर सिपाही के साथ साथ एक विद्वान भी बनाना चाहते थे। इसलिए शाहजी राजे के दरबार में एक से बढ़कर एक गुणी और विद्वान लोग थे। इतना ही नहीं, शिवाजी को शिक्षा देने उन्होंने कई विद्वान पंडितों की व्यवस्था कर रखी थी और जल्द ही ये बात सिद्ध हो गई कि शिवाजी एक अद्भुत प्रतिभाशाली बालक थे। उन्हें जो भी सिखाया जाता वो तुरंत सीख जाते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया था और रामायण, महाभारत और भागवत गीता जैसे महान ग्रंथों को जुबानी याद कर लिया था। इसके अलावा शिवाजी को बचपन से ही घुड़सवारी, कुश्ती, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में भी महारत हासिल थी। शिवाजी बड़ी लगन से शिक्षा ग्रहण करते और जो कुछ सीखते उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। गुणी और विद्वान होने के साथ साथ शिवाजी युद्ध कला में भी पारंगत हो रहे थे। उनके गुरुजनों और माता पिता को यकीन था शिवाजी एक दिन महान शासक बनेंगे और देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाएंगे, क्योंकि बहादुरी और बुद्धिमानी का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता था। शाहजी राजे और जीजाबाई अपने बेटे को सही दिशा में आगे बढ़ते देख बेहद खुश थे, पर दुर्भाग्य से भोसले परिवार की खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी।
आदिल शाह का हुक्म था कि शाहजी राजे उसके साथ एक लाम पर चले, जिसका मतलब था कि जीजाबाई और शिवाजी को मैंगलोर में अकेले रहना पड़ेगा। पर शाहजी राजे उन्हें मैंगलोर में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो दोनों को वापस पुणे भेज देंगे, जहां शिवाजी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। पुणे पहुंचकर जीजाबाई को अपने जीवन का सबसे बड़ा धक्का लगा। ये वो पुणे नहीं था जो वो छोड़कर गई थी, बल्कि वहाँ सिर्फ राख के ढेर थे। आदिल शाह ने पुणे को पूरी तरह उजाड़ डाला था। वहाँ रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास के इलाकों में भाग गए थे। चारों तरफ बर्बादी का मजंग था। घरों की एक ईंट तक नहीं बची थी। यहाँ तक कि खेती लायक जमीन भी बंजर बना दी गई थी। कभी जिन मंदिरों में घंटियों के स्वर गूंजा करते थे, वहाँ अब मरघट सी शांति थी। लोगों के चले जाने के बाद पुणे जंगल में तब्दील होता जा रहा था। जिस जगह पर कभी लोगों की बस्तियां थी वहाँ अब ऊंचे ऊंचे पेड़ उगाए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोगों को जंगली जानवरों जैसे भेड़ियों के हमले का खतरा सताता था। इन सभी कारणों से लोग पुणे में वापस आने से डर रहे थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तब जीजाबाई ने कसम खाई कि वो पुणे का खोया हुआ वैभव लौटा कर रहेगी। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और उनके दिलों में जीजाबाई के लिए एक खास जगह थी। लोगों ने जब सुना कि जीजाबाई पुणे वापस आ गई है, तो लोगों को लगा उन्हें भी पुणे लौटना चाहिए। पर एक डर अभी भी बना हुआ था। वीर माँ जीजाबाई ने खुद लोगों को जाकर समझाया और तसल्ली दी कि वो उनकी देखभाल करेगी और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जीजाबाई की बातों पर लोगों को पूरा भरोसा था, इसलिए लोग दोबारा पुणे में आकर रहने लगे। शाहजी राजे ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जीजाबाई और शिवाजी पुणे में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने उनके लिए लाल महल का निर्माण करवाया ताकि वो लोग वहां आराम से रह सके। जीजाबाई ने पुणे को एक बार फिर से बसाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने सबसे पहले मंदिरों की मरम्मत करवाई ताकि लोग सुबह शाम पूजा कर सके। लोगों का खोया हुआ विश्वास लौटाने के लिए ये एक जरूरी कदम था। धीरे धीरे लोगों के अंदर साहस आया कि वो एक बार फिर से पुणे में आकर रह सकते हैं। दादाजी कोड़े को पुणे और सुपे की जागीर संभालने की जिम्मेदारी दी गई। वो कोन्ना के सूबेदार भी नियुक्त किए गए। दादाजी कोड़े जीजाबाई और शिवाजी के बेहद करीबी और वफादार सिपहसालार थे। यही नहीं, वो एक अनुशासन पंसद, ईमानदार और कुशल व्यक्ति भी थे। उनकी मदद से जीजाबाई ने कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जिससे लोगों का पुणे में रहना आसान हो जाए। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी भेड़ियों का संहार करके पुणे को इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि जब तक लोग पुणे में अच्छे से बस नहीं जाते, उनसे कोई कर वसूली नहीं की जाएगी। उस समय उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पुणे की जनता थी। पुणे को फिर से बसाने के साथ साथ जीजाबाई को शिवाजी की पढ़ाई लिखाई की भी चिंता थी। उनकी पैनी नजरों से कोई बात नहीं छुप सकती थी। उनकी देखरेख में शिवाजी वो सारे युद्ध कौशल सीख रहे थे जो एक शूरवीर को सीखने जरूरी थे। उन्हें दंडपट्टा सिखाया जा रहा था और साथ दुश्मनों को चकमा देकर उनके चंगुल से भागने की कला भी सिखाई जा रही थी। इसके साथ ही उन्हें राजनीति का पाठ भी पढ़ाया जाता था ताकि आगे चलकर वो एक कुशल शासक बन सके। शिवाजी की मावला के लोगों के साथ गहरी दोस्ती हो गई थी। मावला के लोग बहुत मजबूत कद काठी के थे जो उस इलाके का चपा चपा जानते थे। दिन रात उन लोगों के साथ रहने के कारण शिवाजी भी उस इलाके की रग रग से वाकिफ हो गए थे। शिवाजी को अपनी माँ जीजाबाई की सुनाई राम, कृष्ण, अर्जुन और भीम आदि की कहानियां जुबानी याद थी। इसलिए बचपन से ही उनके मन में एक शूरवीर योद्धा बनने की और अपने देशवासियों को दुष्ट और अत्याचारियों के चंगुल से बचाने की इच्छा थी। यही उनके जीवन का इकलौता मकसद था। वो रात में सोते वक्त भी यही सपना देखते थे। स्वराज एक तरह से उनकी जीवन का लक्ष्य बन चुका था। शिवाजी अपने करीबी लोगों के साथ भी स्वराज की ही बातें किया करते थे। उनके मित्र जो उनकी बातों से प्रभावित थे, अब उनके बेहद वफादार बन गए थे। शिवाजी अपने मित्रों और वफादारों को बड़ा सम्मान देते थे। उन्होंने विदेशी लुटेरों से देश की रक्षा करने की जो कसम खाई थी, उनके मित्र और करीबी भी उसमें भागीदार थे। शाहजी राजे की गैरमौजूदगी में शिवाजी पुणे की गद्दी पर बैठकर राज्य चलाने चले। उनके दरबार में उनके साथ ही उनकी मां जीजाबाई भी बैठती थी, जो खुद एक कुशल राजनेता और शासक थी। जीजाबाई शिवाजी को हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती थी ताकि शिवाजी एक राजा का फर्ज ईमानदारी से निभा सके। वो उन्हें ये याद दिलाना कभी नहीं भूलती थी कि वो राम और कृष्ण के वंशज है और उनकी तरह ही उन्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी है।
जीजाबाई नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी और की छत्र छाया में अपना राज्य चलाए। वो उन्हें एक स्वतंत्र राजा के रूप में देखना चाहती थी जो गरीब जनता का मसीहा हो। जीजाबाई ने अनुभव किया था कि मराठा सरदार चाहे कितनी भी वफादारी क्यों न करे, पर सुल्तान अपने दरबार में उन्हें वो इज्जत नहीं देते थे जिसके वो हकदार थे। वो खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी कि किस तरह उनके पिता वीर मराठा सरदार लखूजीराव जाधव को आदिल शाह ने भरे दरबार में मौत के घाट उतार दिया था। वो इस बात की भी गवाह थी कि उनके पति शाहजी राजे को कभी वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। यही वजह थी कि जीजाबाई अपने बेटे शिवाजी को किसी की गुलामी करते नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने शिवाजी के मन में बचपन से ही देशभक्ति के बीज बो दिए थे ताकि वो बड़े होकर अपनी मां जीजाबाई के स्वराज के स्वप्न को पूरा कर सके। धीरे धीरे शिवाजी जनता के दुख दर्द से जुड़ने लगे थे। वो गरीबों और सताए हुए लोगों की हर मुमकिन मदद करते थे। उनके दरबार से कोई नाउम्मीद नहीं लौटता था। जनता अपने प्यारे शिवाजी से बेहद खुश थी। वो उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आए थे। लोगों शिवाजी पर उतना ही भरोसा करने लगे थे जितना वो वीर मां जीजाबाई और शाहजी राजे पर करते थे। जीजाबाई चाहती थी कि जिस लड़ाई की शुरुआत उनके पति शाहजी ने नई निजामशाही की नींव डालकर की थी, उसी लड़ाई का अंत शिवाजी के हाथों से हो। शाहजी ने इस लड़ाई की शुरुआत अपने सिपाहियों के दिमाग में स्वराज का बीज बोकर की थी। पर इससे पहले कि जनता को अपना नेता मिलता, उनका सपना टूट गया। पर बेटे शिवाजी को पुणे का राज्य संभालते देखकर शाहजी की उम्मीद एक बार फिर से बनने लगी थी। तलवारबाजी, कुश्ती, दंडपट्टा, घुड़सवारी में शिवाजी का दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। शिवाजी के दिल में देश प्रेम की आग जल रही थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। मां जीजाबाई के कहे शब्द हरदम उनके कानों में गूंजा करते थे। उन्होंने अपने लोगों पर जुल्म होते अपनी आंखों से देखा था। उनका दर्द उनसे और बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो इस अत्याचारी शासन का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देना चाहते थे। जीजाबाई जब उनसे स्वराज की बातें करती तो शिवाजी बड़े ध्यान से सुनते थे। माँ की बातों से वो इतने प्रभावित थे कि उनका माँ का सपना उनका खुद का सपना बन चुका था। अब उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य रह गया था, जल्द से जल्द स्वराज पाना, और उन्होंने कसम खाई थी कि वो इसे हासिल करके ही रहेंगे, अपने लिए और अपने लोगों के लिए। वो एक ऐसा राज्य कायम करना चाहता थे जहां गरीब को उसका हक मिले, जहां गरीबों पर कोई जुल्म न कर सके, जहां चारों तरफ शांति और खुशहाली हो। और ये तभी मुमकिन था जब विदेशी शासकों के हाथों से शासन की लगाम छीनकर अपने हाथ में ली जाए। शिवाजी जानते थे कि सिर्फ बातें करने और स्वराज के सपने देखने से स्वराज नहीं मिलने वाला। इसे पाने के लिए उन्हें और उनके लोगों को बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। और वो ये भी जानते थे कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। पर इतना बड़ी जिम्मेदारी वो अकेले नहीं उठा सकते थे। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तब शिवाजी ने एक बड़ा फैसला लिया। 1645 में रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी अपने मित्रों से मिले। शिवाजी ने उन्हें वहां पर एक बेहद आवश्यक चर्चा करने के लिए बुलाया था। रायरेश्वर का मंदिर भगवान शिव का मंदिर था। इस गुप्त जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यही वजह थी कि शिवाजी ने इस अहम बैठक के लिए इस जगह को चुना था। वो नहीं चाहते थे कि किसी को इस योजना की भनक तक लगे। शिवाजी के मित्र इस बैठक की चर्चा का विषय जानने के लिए उत्सुक थे। सब उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। और जब शिवाजी ने अपनी बात शुरू की तो उनके मित्र दम साधे उनकी बात सुनने लगे। मेरे दोस्तों, मुझे ये जागीर मेरे पिता से विरासत में मिली है, जो आदिल शाह के दरबार में सरदार है। हर चीज सकुशल चल रही है, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मित्रों, कब तक हम इन जालिमों की गुलामी करते रहेंगे? कब तक हम इनके आगे हाथ फैलाए खड़े रहेंगे? क्या हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते? मेरा कलेजा ये देखकर फटता है कि हमारे लोग इन सुल्तानों की आपसी रंजिश का शिकार होकर लड़ाई में बेमौत मारे जाते हैं। हम चारों तरफ से इन विदेशी हुक्मरानों से घिरे हैं, जिनकी आपसी लड़ाई का शिकार हमारी भोली भाली जनता हो रही है, और हम बस हाथ पर हाथ धरे चुपचाप देख रहे हैं। हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लालच में हम जीवन भर इनके गुलाम बने रहेंगे? वहां मौजूद लोगों की राय जानने के लिए शिवाजी ने उनकी तरफ देखा, जो मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को उनकी आंखों में एक चिंगारी सी धधकती नजर आई। सबके मन में स्वराज का सपना अंगड़ाई ले रहा था। उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारा साथ देंगे राजे। तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़े तो खुशी खुशी देंगे। तुम जिस रास्ते पर ले जाओगे उसी रास्ते पर हम चल पड़ेंगे।
उस आदमी के समर्थन में बाकी लोगों ने भी हाँ से हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ है राजे। शिवाजी ने अपनी बात जारी रखी। उनके दोस्तों ने उन्हें निराश नहीं किया था, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अवश्य उनका साथ देंगे। अब वो समय आ गया है दोस्तों कि हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें जहां मेरा, तुम्हारा, हम सबका राज हो। पर एक बात अच्छे से समझ लो, स्वराज इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। तो आज हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि हम स्वराज स्थापित करके रहेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। वहाँ मौजूद सारे मावलों ने, जो पहले से ही शिवाजी को अपना राजा मान चुके थे, एक स्वर में हुंकार भरा, हाँ राजे, हम कसम खाते हैं, हम स्वराज लेकर रहेंगे। शायद ये स्वराज पाने की कसम का असर था या फिर उस वक्त का माहौल ही कुछ ऐसा था, पर उस दिन रायरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। एक लंबे समय बाद माहौल में स्वतंत्रता का जोश अनुभव हो रहा था। मंदिर की दीवारें इस जयघोष की साक्षी बनी। चारों तरफ एक उमंग की लहर थी और वहां से मीलों दूर लाल महल के अंदर जीजाबाई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अपने वीर बेटे पर उन्हें बेहद गर्व अनुभव हो रहा था। आखिरकार वो दिन ही आ ही गया था जब उनका वर्षों पुराना स्वराज का सपना पूरा होने जा रहा था। उनके बेटे शिवाजी और वीर मावला के दिल में जलती हुई देश प्रेम की ज्वाला उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रही थी।